लिखना और सिर्फ जाके डायलॉग बोल देना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसके पीछे की जो इतनी सारी थ्योरी है वो अगर आप जान लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कुछ एक्टर्स के नाम आपको बताना चाहती हूँ जिनके साथ ऑफ कोर्स आपने काम किया है। आप उनके साथ काम करने का कोई एक्सपीरियंस, कोई याद? संजय दत्त के साथ मैंने 3 फिल्में करनी है अभी, एक हथियार की थी, एक तथास्तु और अभी प्रस्थानम। संजय दत्त जैसे है ना, मतलब शायद लोगों को लगता है कि अरे वो बड़े अलग तरह के एरोगेंट स्टार हैं। ही इज़ नॉट एरोगेंट, दैट्स द वे ही इज़। अगर मुझे ये कहा जाए ना कि अगर आपको अपना फिल्मी करियर में आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा रखना है, तो आई विल से मैं अजय देवगन को कॉपी करूँगा। पहले थोड़े पैसे कमाने शुरू किए तो तब लगा कि यार अब एक गाड़ी खरीदी जाए, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि नई गाड़ी खरीदी जाए। तो ओम जी के साथ मैं शूट भी कर रहा था सी हॉक्स, तो मैंने उनसे कहा सर मैं गाड़ी खरीदने की सोच रहा हूँ। पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे घर खरीदो पहले, गाड़ी नहीं। मैंने कहा सर इतने पैसे नहीं है कि मैं घर खरीद लूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूँ उपासना और मेरे साथ एक बेहतरीन एक्टर है बॉलीवुड के और आपके चहेते एंकर भी, अनूप सोनी जी। वेलकम आपका। थैंक यू उपासना। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक। और आपकी ये वाली जो इंट्रोडक्शन है, ऑफ कोर्स एंकर वाली जो है वो बहुत बड़ी है, पर हमारे लिए एक्टर ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल, मैं खुद भी अपने आप को एक्टर मानता हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो पहचान बाद में आई ना, एक्टिंग पहले। जैसे ऑलमोस्ट 25 इयर्स ऑफ योर करियर, ग्लोरियस करियर, मतलब कितने सारे लोग आते हैं और वो उस मकाम को हासिल नहीं कर पाते जो आपने किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं अगर शुरू से शुरू करूं तो ज़्यादा लोग आपके बैकग्राउंड को नहीं जानते हैं कि कैसे कि आपने एक्टिंग शुरू करी या कब सोचा था एक्टर बनने का, तो वो आप जर्नी अगर बताएं। ज़रूर, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, तो बहुत लंबी हो जाएगी। बेसिकली मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई रिलेटिव, कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ कज़न का इस फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो रिमोटली किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस लाइन में जाने का। लेकिन मुझे पता नहीं अब ये क्या कहें इसको, मुझे हमेशा से शौक था। मैं जब छोटा था, स्कूल में था, कॉलेज में आया, शुरू से ही मुझे ये ज़रूर था कि ये फैसिनेट करता था ये मीडियम, कि ये एक्टर क्या है। अब मैं जिस दौर का मैं बॉर्न हूँ, उस दौर में इतना एक्सपोजर नहीं था सिनेमा को लेकर। हमारे लिए सिनेमा के एक्टर्स जो थे वो ऐसा लगता था जैसे गॉड हैं, अलग दुनिया के लोग हैं। और एज अ चाइल्ड ऑल्सो मुझे लगता था कि यार ये तो नॉर्मल लोग नहीं हैं, हम तो नॉर्मल लोग हैं, तो मैं तो ये बन नहीं सकता हूँ, मैं कैसे स्क्रीन पे आ सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा समझ में आने लगा कि नहीं यार ये भी है। लेकिन एक जो माइंडसेट होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में कि भाई पढ़ना लिखना भी है, एक अच्छी लाइफ जीनी है आगे चलकर, और एक सर्टन रिस्पेक्टेबल स्टेटस बनाना है सोसाइटी में। माँ बाप भी आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं बहुत क्लियर थी दिमाग में कि ऐसा नहीं है कि बस बस्ता उठाया, बैग उठाया और बम्बई पहुंच गया एक्टर बनने के लिए। वो बिल्कुल इरादा नहीं था। तो मैं जब मैं 12th में था तो मेरे फादर की पोस्टिंग उससे कुछ साल पहले जयपुर हो गई थी। अच्छा। तो जयपुर में मुझे बहुत कल्चरल डिफरेंस में, उससे पहले मैं यहाँ दिल्ली, पंजाब में मेरे उनकी पोस्टिंग्स हो रही थी, तो वहाँ कल्चर अलग था। लेकिन जयपुर जाके थोड़ा सा एक लिटरेचर का माहौल देखने को मिला, रंगकर्म, नाटक क्या होते हैं, और एक्टिंग का शौक तो था ही। सो मैं जब वहाँ पहुँचा तो कुछ ग्रुप से मिला और एक वर्कशॉप की वहाँ पे 16-17 साल की उम्र में। बस फिर उसके बाद वहाँ पे लोकल थिएटर ग्रुप्स में काम करना शुरू कर दिया, और वहाँ से एक सोच बदल गई कि हाँ यार ये करना तो है। लेकिन चूंकि पेरेंट्स चाहते थे कि भाई पढ़ाई लिखाई, तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना कॉमर्स में। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर लॉ में भी एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जयपुर में हम लोग रहते थे। वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते किसी ने कहा कि भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉ जो है ग्रेट कॉम्बिनेशन है। मेरे फादर को किसी ने, तो मेरे फादर ने कहा तुम सीए भी कर लो, और एक दोस्त सीए भी कर रहा था, तो सीए में भी रजिस्ट्रेशन हो गया। तो 1 साल पूरा किया लॉ का, और 1 साल की जो सीए की पढ़ाई थी वो पूरी की। उसके बाद किसी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम बता दिया कि यार ये इंस्टीट्यूट है, और अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो और अगर सीरियस हो अपने इस, हाँ तो बेस्ट है। पेरेंट्स का फिर वही क्वेश्चन था, यार इसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाओगे। तब तक मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है क्या चीज़। लेकिन चूंकि, और एक हवा भी बनाया था वहाँ के लोकल थिएटर वालों ने मेरे लिए, जो कि एक तरह से बहुत फ़ायदेमंद रहा कि ये ऐसे मजाक नहीं है, वहाँ पे तो एडमिशन नहीं होता है, और वहाँ ना स्टेट वाइज भी ये ध्यान रखा जाता है। जी, ऐसा नहीं हर कि स्टेट से लिया जाता है एक, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि सब स्टेट से कुछ लोग आ जाएं।
तो उन्होंने कहा भाई 1984 के बाद से तो अब तक किसी का एडमिशन नहीं हुआ है यहाँ पे। इरफान खान का एडमिशन हुआ था जयपुर से, राजस्थान से किसी का एडमिशन नहीं हुआ है। तो ऐसा टफ पेपर होता है वो, और ये होता है। उस चक्कर में मैंने बहुत सीरियसली तैयारी करनी शुरू कर दी, पेरेंट्स को कन्विंस किया। जब प्रॉस्पेक्टस आया तो उसमें सब लिखा हुआ था कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में, ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ग्रेजुएट्स को प्रेफरेंस मिलता है जॉब का। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा देखो सरकारी नौकरी एकदम कंफर्म है, आप टेंशन मत लो। ऐसे अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं, आपको टेंशन मत लो, मेरा फ्यूचर सिक्योर है। सर इनकी बड़ी ये थी कि लॉ बीच में छोड़ के जा रहा है, LLB छोड़ दी, CA छोड़ दिया, और वहाँ 3 साल एक्टिंग सीखेगा फिर क्या करेगा। तो मैंने कहा नहीं आप चिंता मत करो। तो प्रॉस्पेक्टस देख के आई थिंक शायद माय फादर वाज लिटिल कन्विंस्ड, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी था, स्कॉलरशिप भी मिल रही थी। तो उनको ये था कि ठीक है, कोई मतलब ऐसा कोई फालतू की एक्टिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहा है ये, कोई प्रेस्टिजियस जगह। फिर मैंने प्रीवियस पास आउट्स के बारे में बताया कि नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और ये इतने सारे बड़े बड़े लोग यहाँ से पास आउट्स हैं। तो थोड़ा कन्विंस हो गए, और कहीं ना कहीं ये भी था कि हाँ ये एक नौकरी के पॉसिबिलिटी है। हाँ, और जो सच भी है, झूठ भी नहीं था उसमें। हमारे बहुत सारे सीनियर्स भी हैं जो काम कर ही रहे हैं, INB मिनिस्ट्री में भी हैं। बस वो मैंने उनसे लेकिन एक बात ज़रूर कही थी कि मैं एक अटेम्प्ट करूँगा, मैं कोशिश नहीं करूँगा कि भाई एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ। मैंने तैयारी पूरी की, क्योंकि मुझे लोगों ने कहा था कि ये बहुत सीरियस एग्ज़ाम होता है। तो मैंने, जैसे आप कॉलेज स्कूल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, मैंने बिल्कुल वैसी तैयारी की, पढ़ा। मतलब क्योंकि लिटरेचर से तो वास्ता ही नहीं था खानदान में किसी का, तो थोड़ा लिटरेचर भी पढ़ा, थोड़े वेल नोन राइटर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, थोड़े वेस्टर्न राइटर्स पढ़े, थोड़े इंडियन राइटर्स पढ़े, और जो सीनियर लोग थे वहाँ जयपुर में थिएटर से, उनसे सलाह ली कि क्या करना चाहिए, थोड़ी स्पीचेस पे काम किया। ऐसे करके बहुत शिद्दत के साथ, जिसे कहते हैं ना, तैयारी की एग्ज़ाम की। और मैंने घर वालों से कहा एक अटेम्प्ट दूंगा, नहीं हुआ आई विल कम बैक एंड फिनिश माई लॉ एंड CA। लेकिन मेरा पहले ही अटेम्प्ट में एडमिशन हो गया, और फिर कोई मुड़ के देखने वाली बात नहीं थी। तो 3 साल वहाँ बहुत अच्छे गुजरे। मैं कहूँगा कि मेरे लिए, अगर मुझे एक्टर बनना था तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे इतना एक्सपोजर ही नहीं था इस फील्ड का। स्पेशली द थ्योरी पार्ट ऑफ एक्टिंग सीखना, और सिर्फ जाके डायलॉग बोल देना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसके पीछे की जो इतनी सारी थ्योरी है, वो अगर आप जान लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो मुझे लगता है मेरे लिए 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत अच्छे गुजरे। और जब आप 1993 में पास आउट हुए तो उसके बाद जो फर्स्ट ब्रेक थी, फिल्म थी, वो कौन सी फिल्म थी? क्या हुआ कि जब हम पास आउट हुए उसके 1 साल तक तो ये चल रहा था, एक अजीब सा कंफ्यूजन था। बिकॉज इफ यू सी 93-94 टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन आ चुका था, लेकिन बहुत लिमिटेड उस लेवल पे। DD दूरदर्शन वॉज देयर, DD मेट्रो वॉज देयर, लेकिन हमें पता नहीं था। एक तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि यार उस शहर में चले जाएं जहाँ कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, कैसे करेंगे वहाँ काम। ऑब्वियसली हमारे सीनियर्स भी उस वक्त अपना अपना लाइफ का स्ट्रगल कर ही रहे थे, जो कुछ गए थे वहाँ से, उनसे भी कहानियाँ सुनते थे। तो 1 साल तो ऐसे ही निकल गया, 1-1.5 साल कि सोचने में ही। जयपुर वापस चले गए, वहाँ कुछ वर्कशॉप्स कर ली, जयपुर दूरदर्शन के लिए कुछ प्ले कर दिया, जो दूरदर्शन में प्लेस शूट किया करते थे वो लोग। तो इस तरह के कुछ काम करते रहे, बच्चों के साथ वर्कशॉप कर ली, टाइम पास हो गया। फिर लगा कि नहीं यार ये क्लैरिटी नहीं, और पेरेंट्स को भी लगने लगा यार 3 साल तुम करके आए हो, क्या प्लानिंग क्या है तुम्हारा, सरकारी नौकरी क्या करना है। अब उनको कौन बताए कि नहीं भाई अभी तो एक्टिंग करनी है। सो देन फाइनली आफ्टर 1.5-2 years आई डिसाइडेड, वन ऑफ आवर बैचमेट, हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि एक होता ना, इकट्ठे चलते हैं यार, थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी, हाँ मॉरल सपोर्ट रहेगा, एक दूसरे को सहारा देते रहेंगे एनकरेज करने के लिए। सो आई थिंक उसके बाद जाने के बाद वहाँ पर एक अजीब सा सिस्टम था कि लोगों को कॉल करो, जो आदत ही नहीं थी। हमें यही समझ में नहीं आता था कि यार किसी को फ़ोन करके क्या बोले कि मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है। फिर हमारे सीनियर थे नसीर सर, उनसे भी कभी कभी सलाह ले लेते थे। अब वो अपना उनका एक्सपीरियंस है, वो कहते थे यहाँ तो तुमको मतलब जाना पड़ेगा हर जगह, यू हैव टू टेल पीपल, यू हैव टू बी ब्लंट इनफ टू टेल देम ऑन देयर फेस दैट आई एम एन एक्टर एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अब हर पीरियड का एक तरीका अलग होता है ना काम करने का। जैसे आज अगर मैं कहूँ, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आज बम्बई गया होता अब पास आउट होके, तो शायद मैं बहुत बेहतर तरीके से काम करता। हाँ, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक लगता है, सिस्टमैटिक लगता है चीज़। उस वक्त कुछ पता ही नहीं था।
अच्छा थोड़ा अपनी ईगो तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कि आप चले चले जा रहे हैं, वहाँ कहाँ जाना है, स्टूडियोज़ में जा रहे हैं आप, किसको कांटेक्ट करना है, यू नो इट वाज वेरी वेग। वी हैड नो एक प्लान ऑफ एक्शन होता है ना, जैसे कि इनके पास जाना है तो काम बन जाएगा। एग्जैक्टली हाँ, ऐसा जैसे नहीं। अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशन में हैं, मान लीजिए आप MBA हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, आपको पता है आप किसी वेबसाइट पे जो जॉब देती हैं, ऑफर करती हैं, आप अपना प्रोफाइल वहाँ डाल सकते हैं, बायोडाटा वहाँ डाल सकते हैं, बेसिकली हायरार्की फॉलो कर सकते हैं। एग्जैक्टली फिर उसके बाद आपका चांस है आप कितने टैलेंटेड हैं। यहाँ तो कोई अता पता ही नहीं है। हाँ, आज ये होता है कि देर आर प्रॉपर वेबसाइट्स, देर आर प्रॉपर एजेंसीज वेयर यू कैन मीट देम, यू कैन हायर देम, देर आर कास्टिंग डायरेक्टर्स, यू कैन गो टू देम। ठीक है, वहाँ पे भी अभी ऑर्गेनाइज होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। दे हैव देयर पर्टिकुलर डेज व्हेन एनीबडी कैन वॉक इन। सो एटलीस्ट वो एक क्लैरिटी तो है कि यार मैं वहाँ गया, और अगर आपको अपने काम पे भरोसा है, अगर आप अच्छे हैं तो शायद आप नज़र में आ जाएंगे। वहाँ तो डायरेक्टर होता था फिल्मों का, और आप डायरेक्टर के आगे के असिस्टेंट के आगे पीछे भागते रहे। अगर आपकी किस्मत है डायरेक्टर आपको मिल जाए, और मिल के बेचारा उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो क्या करेगा, आप उसको स्टूडियो में जाके मिल लिए कहीं, वो शूटिंग कर रहा है, और वो आपको खड़े खड़े रोल थोड़ी दे देगा। सही बात। मुझे आज तक याद है, मैंने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट की थी, वो फुटपाथ, जो कि इमरान हाशमी का डेब्यू था। मैं उस फिल्म में एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा था, और जिस दिन हम शूट कर रहे थे, महेश भट्ट साहब सेट पे आए हुए थे, क्योंकि उनकी कंपनी प्रोड्यूस कर रही थी, और नाइट शूट था। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, और उन्होंने मुझे देखा हुआ है कई बार, क्योंकि मैंने प्लस चैनल जिसमें वो थे कंसल्टेंट थे, या मुझे एग्जैक्टली उनका रोल नहीं पता, लेकिन ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट, तो मैं वहाँ भी कुछ कुछ काम करता रहता था। सो उन्होंने मुझे 2-3 सालों में 4 सालों में देखा था कि यार ये एक्टर है जो दिखता रहता है, आता रहता है। उनके असिस्टेंट से भी हम अप्रोच करते रहते थे, सब कुछ चल रहा था। उन्होंने मुझे एक दिन बोला ये बात, उस रात में हम बैठे हुए थे। He said finally you got the role. I said yeah sir, it's nice. So he said I always wonder actors को देख कर कि यार कैसे आप लोग इतनी मेहनत करते हो, और आप लोगों को कितना घूमना पड़ता है। कहता मैं तो जब कास्टिंग पे बैठता हूँ तो मुझे तो सिर्फ वो 5-6 या तो जो हीरो लेने होते हैं, जो स्टार्स हैं वो, या फिर कैरेक्टर एक्टर्स के लिए जो 2-4 एक्टर्स हमारे दोस्त हैं, हमारी पहचान के हैं, जिनको हम जानते हैं, हम उन्हीं को कास्ट कर लेते हैं। सही बात है। तो ही वाज लाइक, मैंने कहा हाँ सर, मैंने सब अंदर ही बोला, मैंने कहा सर हाँ बहुत मुश्किल काम है आप लोगों को चक्कर लगा के। बट आई थिंक धीरे धीरे काम बन गया उस वक्त। और लेकिन जो मैं फिल्मों में करना चाह रहा था, जो मैं चाह रहा था कि एक सर्टन स्टेटस ऑफ एन एक्टर, वो वाला नहीं हो पा रहा था। और फिर आई थिंक शायद उस पीरियड में टेलीविजन बूम कर रहा था, जिस पीरियड में मैं था। फिल्में बहुत कमर्शियल थी, हार्डकोर कमर्शियल थी। उस ज़माने में आप बरेली की बर्फी टाइप और ऐसी टाइप की फिल्मों को तो कोई पूछता भी नहीं था। हाँ, उनको तो मानते ही नहीं थे। उनके लिए हीरो राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना हो ही नहीं सकता, या अनूप सोनी हो ही नहीं सकता। उनके लिए हीरो होता था जो गिटार हो, जिसके हाथ में मोटरसाइकिल चलाता हो, एक्शन करता हो, वो हीरोज़ का ज़माना था जिस दौर में। तो हमारे लिए रोल बचे थे हीरो के दोस्त के। तो समझ में नहीं आ रहा था यार यहाँ करा जाए नहीं करा जाए, और थोड़ी सी तकलीफ भी होने लग गई थी यार हीरो का दोस्त। और आज हीरो का दोस्त थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बेटर है आज, आई वुड से, क्योंकि कॉन्टेक्ट ड्रिवन फिल्म में व्हाट यू नो समटाइम्स व्हेन आई सी आयुष्मान खुराना's ब्रदर अपार शक्ति, ही प्लेज लॉट ऑफ दीस काइंड ऑफ रोल, बट ही इज गॉट सबस्टैंशियल रोल इन द फिल्म। तो वो सिर्फ हीरो का दोस्त नहीं है। लेकिन जब हमारे टाइम में जब फिल्में बन रही थी, जब हम बम्बई पहुंचे थे, तो हीरो का दोस्त मतलब हीरो का दोस्त ही होता था जो उसका आगे पीछे घूमता रहता था। फिर लगा यार नहीं यार ये तो नहीं कर पाएंगे। एंड आई थिंक वो टीवी के बूम में, टीवी जब ग्रो कर रहा था उस वक्त टीवी ने इनवाइट किया, और मुझे लगा चलो सब कुछ, लोगों ने कहा नहीं टेलीविजन इज़ वेरी गुड एंड दिस इट्स गोइंग टू बिकम वेरी बिग। और टेलीविजन ने जो मतलब खुली बाहों से जो मतलब गले लगाया, फिर पीछा ही नहीं छोड़ा बहुत दिनों। और फिर तब से आपको भी लोगों ने गले लगा लिया। स्टीव हॉक्स मतलब देयर इज नो रिग्रेट टू दैट। लेकिन हाँ, क्योंकि एक एक्टर हैं तो कहीं ना कहीं ये तमन्ना रह जाती है कि यार अच्छा ये भी कर लेना चाहिए था, वो भी। बट आई थिंक इट वाज अ गुड जर्नी। आई वुड डेफिनेटली से, जैसा आपने कहा कि इतने बड़े शहर में जहाँ आप किसी को जानते नहीं है, जहाँ हज़ारों की तादाद में एक्टर्स घूम रहे हैं, वहाँ आपने पहचान बना ली कि आप सड़क पे जाते हैं और आपको लोग पहचान लेते हैं। तो डोंट बी टू हार्श टू योर सेल्फ, जस्ट टेल योर सेल्फ दैट यू आर डूइंग
It's Okay, going you're fine, good, yeah. yeah. अच्छा, तो अक्सर आप कहते सुने जाते हैं कि क्राइम पेट्रोल या बालिका वधू हैज़ गिवन यू लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, लेकिन हमारे लिए या हमारे जैसे और लोगों के लिए आप सीहॉक्स वाले हैं। जी, मतलब जी, बिल्कुल। हम उस लेवल के एक्टर मानते हैं आपको, जो बहुत अच्छा दौर से शुरू किया है आपने, और आप हमेशा रहे हैं हमारी नज़र में। मतलब एज एन ऑडियंस यू हैव बीन वेरी मच एक्सेप्टेड। तो आप ऐसा क्यों कहते हो? नहीं, क्या होता है कि सी एज एक एक्टर, सिर्फ हीरो को ले लीजिए, उसकी लास्ट फिल्म जो हिट होती है ना, उससे ध्यान रखा जाता है उसको, ये वाली। और टेलीविजन में क्या होता है कि थोड़े किरदार, एक्टर की बजाय उसका कैरेक्टर पॉपुलर होता है, तो लोग आपको कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, जैसे आपने सीहॉक्स की बात की। इनफैक्ट मुझे अभी तक याद है, अभी एक हफ्ता पहले मैं अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट में एंटर कर रहा था, एंड देयर वाज सम लेडी, शी वाज अ विजिटर टू आवर बिल्डिंग, शी एंटर्ड द लिफ्ट एंड शी लुक्ड एट मी। सो जब तक वही कर रही थी, मेरा मुझे ओके, शी इज रिकग्नाइज्ड मी, बट व्हेन शी डिड दिस टू मी एंड शी सेड सीहॉक्स थर्सडे 9 PM डीडी मेट्रो। आई सेड यार, ये तो भारी वाली फैन लगती है कोई। तो आई सेड थैंक यू सो मच। ही सेड आई यूज्ड टू लव योर कैरेक्टर, दिस एंड दैट। एंड यस, वो मेरे ख्याल से जो मैंने टेलीविजन में भी काम किया, साया, सीहॉक्स, in fact that very light hearted show called I Love You, which used to be, so अच्छे प्रोडक्ट्स थे वो टेलीविजन पे भी। और ये मेरी किस्मत है कि जब वो डेली सोप्स का दौर चल रहा था, तो मेरे पास बालिका वधू आ गया, विच वॉज अगेन अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सो इन अ वे आई फील लकी ऑल्सो। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा चूजी भी था। मैंने हर चीज़ को हाँ नहीं की जो मेरे रास्ते में आई। मुझे ये नहीं लगा कि मुझे 30 के 30 दिन शूटिंग करनी है। ये मेरा फंडा कभी भी नहीं था कि 30 डेज होते हैं महीने में, आपको 30 दिन शूटिंग करनी है। ये था कि 10-15 दिन भी काम किया, लेकिन अच्छा काम करो। क्योंकि मुझे लगता है कि एक एक्टर की पहचान जो है, चाहे वो सोसाइटी में हो या अपने प्रोफेशन में हो, आपकी चॉइसेस से बनती है। आप किस तरह के रोल करते हैं, आप किस तरह के प्रोजेक्ट को हाँ करते हैं, उससे ही आपके एक जो जैसे कहते हैं ना बॉडी ऑफ वर्क बनता है, वो वैसे ही बनता है। तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा चूजी था इस मामले में। और बट आर यू हैप्पी चूजिंग इट बिकॉज देयर आर डिसीजंस? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सी देखिए, मैं ज़्यादा काम कर रहा होता और क्या होता। इनफैक्ट मुझे जब मैंने क्राइम पेट्रोल से ब्रेक लिया था लास्ट ईयर, इतने साल करने के बाद, तब सब लोग मुझे यही बोल रहे थे, यार ये क्या बात है, यू नो यू शुड जस्ट गो विद द फ्लो, लोगों को काम नहीं मिलता, तुम्हारे पास काम है। तो ऐसे यार बात वो नहीं है। मैं 7 साल से एक शो कर रहा हूँ, मैं 7 साल से एक ही चीज़ कर रहा हूँ, और अगर उस चीज़ के साथ मैं कहीं अपनी बाकी की चीज़ें कर पाऊँ, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा मोनोटोनस हो रहा हूँ। और मुझे डर ये है कि मैं जो काम अच्छा कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे तारीफ मिल रही है, कहीं मैं वो ख़राब ना करने लग जाऊँ, क्योंकि मैं अब उसमें मेरा मन नहीं लग रहा था। और जब चैनल से मैं मिलने गया था कि मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो उनका भी लॉजिक ये था कि आप कैसे करना चाहते हो। बट उस वक्त जो मैं चाह रहा था कि अगर हम कुछ लिमिटेड नंबर्स में काम करें, वो वर्कआउट उनकी तरफ से नहीं हो पाया। उनको लगा कि ये प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और मेरा ये था कि मुझे और काम करने हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कर सकता हूँ। तो दैट्स द टाइम आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम दैट। तो 1.5 साल के ब्रेक में मुझे लगता है वो ब्रेक सबके लिए हम बहुत अच्छा था हमारा। और मैंने भी कुछ अच्छे काम किए, लोगों को भी पता चला कि नहीं भाई, ये एक्टर ही है पहले। हाँ, वैरायटी एकदम देखने को मिली जी। तो अच्छा, आपने अपने टाइम की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जैसे आपने एक फुटपाथ का नाम ले दिया, गंगाजल, हथियार, अपहरण, तथास्तु। लाइक दीज आर जो याद की जाती हैं, है ना। तो जब आप इन फिल्मों को देखते हैं, व्हेन यू लुक बैक, तो आपको कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा याद आती हैं? कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई आपका एटीट्यूड उस वक्त एज एन एक्टर कैसा हुआ करता था? मतलब हाउ डू यू लुक एट दोज मेमोरीज? सी, मैं सच बात बताऊं, मैं विदाउट बीइंग मिसअंडरस्टूड, मेरा कहीं ना कहीं ये हमेशा से मानना रहा है कि जो आप ऑन स्क्रीन काम करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो आपका ऑफ स्क्रीन इमेज बनाता है। आप किस तरह का काम करते हैं, किस तरह के रोल आप चूज करते हैं, एज एन एक्टर तो आपको देखा ही जाता है। सी जैसे कहते हैं ना कि आप एज एन एक्टर, आपको जज किया जाएगा आप किस तरह के रोल करते हैं, फिर आपकी परफॉर्मेंस है। लेकिन आपके रोल का स्टेटस क्या है, उससे आपका सोशल स्टेटस भी बनता है। अच्छा। सोसाइटी में आम आदमी भी आपको वैसे ट्रीट करता है जिस तरीके के रोल्स में वो आपको देखता है। तो मुझे हमेशा से ये था कि यार मुझे फिल्मों में ना ऐसे रोल्स करने हैं जो थोड़े, जिनको करने के बाद मुझे कोई ये ना बोले कि मैंने ये क्यों किया, या मैं कोई, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी एक्टर्स, कि यार मैं खड़ा हूँ किसी के पीछे और मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ। मुझे शायद कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी थी दिमाग में। तो मैं उस फिल्मों के दौर में जब काम कर रहा था, तो मैं
मेरी उस जर्नी ये थी कि मुझे फिल्मों में अपने आप को एक सर्टन लेवल तक ले जाकर इस्टेब्लिश करना है, और मुझे उस तरह के, तो मैंने स्टार्ट तो किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो बात बन नहीं रही जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ। सब्सटैंशियल बेसिकली आपको कुछ ऐसा चाहते थे आप जो नहीं मिल पा रहा। या बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस लेवल, जैसे सी आज फॉर्चुनेटली जिस मीडियम में मैं काम कर रहा हूँ, जैसे अब वेब सीरीज़ में भी जब मुझे बुलाया जाता है तो दे कॉल्ड मी फॉर एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्मों में मैं कोई हीरो बनना चाहता हूँ, अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं सोचते हम लोग, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि जब मुझे कोई फिल्म में बुलाए तो वो जो एक शुरू कहानी में जो 8-10 किरदार होते हैं इंपॉर्टेंट, उन 10 में से कोई एक हो, ये एक मेरी कोशिश रहती है। तो वो पीरियड बहुत अच्छा था, जैसे गंगा जल तो हमने ऑलमोस्ट 40 दिन शूट की, बिकॉज वो पूरी स्टोरी कॉप्स की थी, तो हमारे दिन इतने थे कि कुछ सीन्स में ऐसा है कि हम ऑलमोस्ट हर तीसरे सीन में खड़े होते थे, कहीं मिशन पे जाना है, कहीं ये करना है, कहीं वो करना है, जो भी ड्रामा था उस फिल्म का। तो मेमोरीज उसकी तो बहुत अच्छी है, मस्ती की। पहली बार किसी फिल्म स्टार के साथ इतने दिन तक शूट किया था, तो अजय देवगन के साथ एक अच्छा रैपर बन गया था, और ही इज़ ऑल्सो वेरी कूल। वो उनका भी बिहेवियर बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि मैं कोई फिल्म स्टार हूँ और बाकी लोग, क्योंकि उस फिल्म में उनसे बड़ा कोई स्टार नहीं था, बाकी सब ऐसे थिएटर एक्टर्स थे या थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। तो वो टाइम तो हमने बहुत अच्छा बिताया वहाँ उनके साथ, लेकिन फिर वही था कि मैं शायद ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया। प्रकाश जी की हर फिल्म में कहीं ना कहीं वो भी अपनी तरफ से रोल ज़रूर ऑफर करते थे, उनको लगता था हाँ यार ये मेरे एक्टर्स हैं, और एक कंफर्ट लेवल भी बन जाता है, कंफर्ट लेवल भी था। प्लस गंगा जल उन्होंने जब शुरुआत की थी तो कम बजट में एक फिल्म बनाने की कोशिश थी। ही वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ कमिंग बैक टू आई थिंक उनके लिए भी कमर्शियल हिट पहली थी गंगा जल, तो उनकी कोशिश ये रहती थी कि गंगा जल के जो मेरे एक्टर्स हैं मैं उन सबको कहीं ना कहीं अपनी फिल्मों में रखूं। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं वो एकोमोडेशन में नहीं आना चाहता था। मेरा ये था कि ये मेरे लिए करियर है, तो मैं बट ही वॉज वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने उनके साथ अपहरण भी की, लेकिन अपहरण करने के बाद जब और 1-2 फिल्मों में उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनसे पर्सनली कहा, मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा एक और मकाम पे जाना चाहता हूँ, अगर आपके पास ऐसा कोई रोल होगा जिसमें आप मुझे देख सकें। ही वॉज नाइस इनफ, क्योंकि वो भी अपने तरीके से फिल्म बनाना चाहते थे, अपने किन एक्टर्स को लेना है। एंड लकीली फिल्में हिट हो जाने के बाद एज ए डायरेक्टर उनके पास लग्जरी थी कि वो ज़्यादा स्टार्स को कास्ट कर सकें, तो ही वॉज ऑल्सो एन्जॉइंग दैट फेज। तो बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन विद मी। और अब मुझे लगता है कि अब भी जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी कोशिश यही है कि वो एक मेरा ज़रूर मेंटेन रहता है कि यार कहानी में लेंथ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द रोल हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ऐसा नहीं है कि जिसके होने ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड जैसे कि आपने बोला अभी अजय देवगन का जिक्र किया है, तो मैं कुछ एक्टर्स के नाम आपको बताना चाहती हूँ जिनके साथ ऑफ कोर्स आपने काम किया है। आप उनके साथ काम करने का कोई एक्सपीरियंस, कोई याद या कोई स्टाइल ऑफ वर्किंग अगर आप बताना चाहें तो। सबसे पहला नाम संजय दत्त, उनके साथ आपने फिल्म की हैं। संजय दत्त के साथ मैंने 3 फिल्में कर ली। अभी एक हथियार की थी, एक तथास्तु, और अभी प्रस्थानम। सी संजय दत्त जैसे है ना, मतलब शायद लोगों को लगता है कि अरे वो बड़े अलग तरह के एरोगेंट स्टार हैं। ही इज़ नॉट एरोगेंट, दैट्स द वे ही इज़ वेरी, मतलब कुछ लोग होते हैं जब वो जो स्टार्स होते हैं और वो स्टार बनने की एक्टिंग करते हैं ना, संजय दत्त में वो इनहेरेंट है, वो ऐसी हैं, वो उनका मतलब कोई नहीं। अब ये उनके काम करने का तरीका है कि वो आराम से आते हैं, सुबह उनके साथ काम नहीं होता है। वो उनके साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो कॉल टाइम होगा ना वो अर्ली मॉर्निंग होगा, क्योंकि वो आराम से लेट आएंगे, तो उससे पहले कोशिश ये होती है कि भाई और काम कर लिए जाएं, तो आपका इस्तेमाल उस वक्त हो जाता है। तो एक तरीके से वो अच्छा भी होता है कि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। बट ही इज़ अगेन अ वेरी चिल्ड आउट गाय, बहुत सीनियर भी हैं और बहुत इज्जत से बात करते हैं। मतलब उनको भी ये लगता है कि यार ये एक्टर्स जो हैं ये एक्टर हैं, ये मुझसे ज़्यादा अच्छे एक्टर्स हैं। अच्छा। ये भी उनके ये एक अच्छी, उनके कभी ये नहीं होता कि हाँ भाई, मतलब उनको ये लगता है कि नहीं यार ये लोग सीरियस एक्टर हैं, मैं तो हूँ, हीरो बन गया हूँ। लेकिन तो इसलिए वो बहुत रिस्पेक्टफुली पेश आते हैं वैसे। एंड अजय देवगन ऑफ कोर्स। अजय देवगन आई वुड से मैं सच में मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं अगर मुझे कुछ कहा जाए कि अगर मुझे ये कहा जाए ना कि अगर आपको अपना फिल्मी करियर में आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा रखना है, तो आई विल से मैं अजय देवगन को कॉपी करूँगा। मैं उनकी जो तरीका है काम करने का, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, या जिस तरह का से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, आई वुड से आई विल कॉपी पेस्ट दैट।
बिकॉज मैंने उनको बहुत क्लोजली, ही इज़ वन ऑफ द स्टार्स जिनके साथ मैंने काफ़ी लंबे समय तक वक्त बिताया आउटडोर्स में भी। और जब आप आउटडोर्स में किसी स्टार के साथ या एक्टर के साथ होते हैं तो ज़्यादा आपकी दोस्ती हो जाती है, हाँ, जान भी पाते हैं, वो भी आपको जान पाते हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, ही इज़ ब्रिलियंट। उन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया है, वो किसी भेड़ चाल में नहीं फंसते हैं कि भैया ये सोशल मीडिया की लाइन है तो मुझे, हाँ ठीक है करना है मैं कर लूँगा, लेकिन आई कांट गो मैड अबाउट दैट। यू नो, उन्होंने, अगर आप नोटिस करें तो इस एज में भी वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से अपना एक, उन्होंने एज एन एक्टर, एज अ स्टार, एज अ हीरो अपना एक मकाम बनाया हुआ है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात जो मैंने उनसे सीखी और समझी भी, वो ये कि ही नेवर गेट्स इनटू कंपटीशन। अच्छा। जो मैंने, और मैं हमेशा उनको बहुत ऑब्जर्व किया मैंने उनको, मैं बहुत ज़्यादा, शायद कभी वो देखेंगे तो ये उन्हें पता चलेगा कि अच्छा मैं उनको इतना ऑब्जर्व करता था। इनफैक्ट मेरी अभी एक बुक थी क्राइम स्टोरीज़ पे, उनके कवर पे भी मैंने उनका ही कोट लिया था। मैंने कहा था कि आप ये स्टोरीज़ हैं पढ़िए और फिर मुझे कोट दीजिए, बिकॉज माई पब्लिशर नीडेड कि कोई स्टार अगर कोट दे दे तो उस पर, तो मैंने उनको ही फ़ोन किया एंड ही वॉज नाइस इनफ टू गिव द कोट। तो मुझे मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी जिसको अपने काम पे कॉन्फिडेंस है, जिसको ज़ीरो इनसिक्योरिटी है, ज़ीरो इनसिक्योरिटी अपने, वो मैंने कहा ना कम्पीट करते ही नहीं है, वो अजय देवगन एक ऐसे एक्टर हैं, वो इस चीज़ से कहीं फंसते ही नहीं हैं कि मुझे हर जगह दिखना है, मुझे पार्टीज़ में जाना है, मुझे सोशल मीडिया पे दिखते रहना है, या मुझे ओ फलाना एक्टर मुझसे ज़्यादा प्राइज़ ले रहा है। नथिंग। आई रियली एडमायर दैट कॉन्फिडेंस इन हिम। और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं वैसा रहना चाहता हूँ कि जहाँ मुझे अपने काम पे कॉन्फिडेंस हो, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि कौन मेरे से आगे निकल गया, कौन मुझसे पीछे रह गया। मैं अपना काम करूँगा, जो काम मैं हाँ करूँगा उसके लिए मैं अपना 100% बेस्ट दूँगा। सो मेरे, आई वुड से कि वो, आप कह सकते हैं कि मैं उनको आइडल मानता हूँ, आप एक कंडक्टिंग योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्रोफेशनल। एंड नेक्स्ट नेम इज शबाना आज़मी जी, जिनके साथ आपने गॉड मदर में काम किया। गॉड मदर में जब मैंने उनके साथ काम किया तो मेरी पहली फिल्म थी, मैंने पहली बार फिल्म कैमरा फेस किया था। अच्छा। तो मेरी एक तरह से डेब्यू फिल्म है वो, अगर आप फिल्म भी देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ, हम तीनों की डेब्यू फिल्म थी, राइमा सेन, मैं और शर्मन जोशी। अच्छा। तो और मेरे मैक्सिमम सीन शबाना जी के साथ थे उस फिल्म में। आई थिंक मैं सी हॉक्स कर चुका था तब तक। सो मैंने जब उनके साथ शॉट दिया और शॉट ख़त्म होने के बाद मैंने उनसे बोला, मैंने कहा शबाना जी, दिस वाज माय फर्स्ट शॉट एज एन एक्टर इन फ्रंट ऑफ फिल्म कैमरा। जी सर, इट डिडंट लुक लाइक, बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि तुम, मैंने कहा था ये मेरा कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि मैं सीहॉक्स में काम कर रहा हूँ टेलीविज़न पे, और उसके डायरेक्टर अनुभव सिन्हा है, और वो एक जिस तरीके से वो काम करते हैं, मतलब मुझे इतना सीखने को मिला कि मेरे लिए वो क्लास भी थी, तो इसलिए शायद वो एक्सपीरियंस मेरा यहाँ काम आ गया। बट वो एक डिफरेंट उनका काम करने का तरीका है, वो अपने रोल को लेकर बहुत ज़्यादा काम करती हैं, अपने एक्सेंट पे, कैरेक्टर को किस तरह की लैंग्वेज बोलनी है, उस पर काफ़ी मेहनत करती हैं वो। तो अगर आप नोटिस करें गॉड मदर में जो उन्होंने रखा है, मैंने तो उनको ही कॉपी कर लिया था। मैंने कहा था आप जो डिसाइड कीजिए, क्योंकि शी वॉज प्लेइंग माई भाभी, ऐसे जो आप एक्सेंट पकड़ेंगी मैं ही वो पकड़ लूँगा, क्योंकि हम तो एक ही फैमिली के लोग हैं, तो जो आप भाषा बोलती हैं वही मैं बोलता हूँ। सो इट इज़ वेरी नाइस। तो वो एक अलग क्या कहते हैं उसे, अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग के एक्टर्स हैं। तो एंड ओमपुरी साहब, ऑफ कोर्स आपने सीहॉक्स में उनके साथ काम किया, उनके बारे में हम जानना ओम जी के साथ मैंने एक दो और भी प्रोजेक्ट्स किए हैं जो ज़्यादा लोग जानते नहीं। एक मैंने शो किया था जो नेपाल में शूट हुआ था, उसमें मैं हीरो था। वो 13 एपिसोड की सीरीज़ थी, वो एक शॉर्ट फिल्म की तरह से आप कह लीजिए उसको, कुछ 2-2.5 घंटे की फिल्म थी, जो सीरीज़ में बाद में वो नेपाल कोलैबोरेशन के साथ बनी थी वहाँ के, और हमने सब कुछ नेपाल में शूट किया था। तो ओम जी और मैं वहाँ भी थे। बट ही इज़ फन, वो मतलब वो तो कमाल के इंसान है। वो उनके साथ एक उनकी ख़ास बात पता क्या है, हर एक्टर को या को एक्टर को या उनके कलीग को ऐसा लगता है कि ओम जी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। अच्छा। क्योंकि वो सबके साथ, और मुझे याद है जब उनकी डेथ के बाद एक प्रेयर मीट रखा गया था, तो हर एक्टर आता था मेरे साथ, वो ऐसे थे। तो फिर किसी एक्टर ने यही बोला, सर हमने इतने लोगों को सुना है, सबको ऐसा लगता है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओम जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनके साथ। और मेरा एक रिश्ता ओम जी के साथ बाद में वैसे भी बना कि मेरी वाइफ जो हैं वो उनके बेटे को राखी बांधती हैं। एंड उनकी जो, मेरी वाइफ की जो पहली फिल्म थी उसमें ओम जी प्लेड हर फादर, तो वो उनको बाबूजी ही कहती थी फिल्म में, बाबूजी, तो तब से बाबूजी था। तो
मतलब शादी के बाद मेरा ओम जी काम कर चुका था, जानता तो था ही, लेकिन एक और अलग रिश्ता बन गया था उनके साथ, तो घर आना जाना बहुत ज़्यादा था उनके यहाँ। अभी भी है, उनके जाने के बाद भी उनका बेटा राखी पे तो आता ही आता है हर बार घर। तो वो बहुत अलग तरह के इंसान थे वो, जिसे कहते हैं ना, वो अपनी ग्राउंडिंग कभी नहीं भूले थे कि वो कहाँ से आए हैं और क्या बन गए। ये वो वाले एक्टर हैं ना जिनको ये था कि यार हम तो एक्टर बनने आए थे, ये स्टार वाला एक स्टेटस दे दिया है तो ठीक है। हाँ, ये पैकेज में साथ में आ गया है। अब जैसे हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, एंड ऑफ कोर्स अब आपको एहसास हो ही गया होगा कि इट्स मतलब वी लव यू सो मच ऑफ कोर्स एन एक्टर। एंड जब हम लोग आपको इतना प्यार दे रहे थे, सारी जनता दे रही थी, एक्सेप्ट कर चुके थे जैसे आपका स्टाइल और सब, तो आपकी लाइफ में फिर जैसे आपने जूही का जिक्र किया तो वो आई एज अ लव ऑफ योर लाइफ। सो हाउ ऑल दैट स्टार्टेड, वो वाली जर्नी भी एक बार बताएं। सी क्या होता है, कई बार आपको पता ही नहीं होता ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेस्टिन्ड होती हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ चीज़ें, जैसे आपका प्रोफेशन है, आप प्लान करते हैं, आप उसके एक प्लानिंग आपके दिमाग में होती है, मैं ये करूँगा, जैसा मैंने पहले कहा, मैं इस तरह के रोल करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। लेकिन कई बार आपके प्रोफेशन में कुछ, जैसे क्राइम पेट्रोल हुआ, मैंने प्लान थोड़ी किया था, मैं तो एक्टर था, मुझे फिल्मों में रोल करना है, मैं ये ऐसे रोल करूँगा, मैं कैरेक्टर ऐसे प्ले करना चाहता हूँ, मैं इस तरह के ही रोल्स करना चाहता हूँ। और कहाँ से बीच में एक क्राइम पेट्रोल आता है। अगर आप, जैसे आपने कहा कि लोग आपको यही जानते हैं, तो ये जो पिछले जनरेशन होगी 7-8 साल वाली, जो वो मुझे बोलेंगे अनूप सोनी आ जाओ, वो क्राइम पेट्रोल। उनके लिए मैं क्राइम पेट्रोल का एंकर ही हूँ सिर्फ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कोई प्लानिंग नहीं की थी कि मैं एक क्राइम शो एंकर करूँगा, फिर वो चलेगा, मैं अच्छा करूँगा उसको। आ गया, बनाने वालों को भी नहीं पता था कैसा जाएगा, उन्होंने भी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से एक प्रोग्राम, एक कॉन्सेप्ट सोचा, बनाया। मैंने भी अपनी ईमानदारी से, जो मुझे लगा कि मुझे एज एन एंकर इसको ये शेप देनी है या इसको इस तरह का बनाना है, ये एंकर ऐसा दिखना चाहिए, मैंने भी अपनी तरफ से वो ईमानदारी से कर दिया और लोगों ने बहुत पसंद किया। उसी तरीके से आई थिंक मेरा और जूही का मिलना एंड वी गेटिंग मैरिड वाज आल्सो शायद समवेयर डेस्टिन्ड। हम जानते बहुत सालों से थे एक दूसरे को, बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं थे, एक्वेंटेंसेस थे, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिलते थे। बट आई थिंक एक ऐसी स्टेज पर मिले जहाँ शायद कई बार होता है ना, आप कनेक्ट हो जाते हैं, या एंड इवन कनेक्ट होने के बाद भी आप ये नहीं सोचते कि ये कहाँ तक जाएगा। आपको ये भी नहीं पता होता कि भाई ये जो रिलेशनशिप है ये मैरिज में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, या क्या आप दिमाग में नहीं लाते ना आप, क्योंकि आप प्लानिंग नहीं करते उसके लिए कोई, वो एक फ्लो के साथ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद डेस्टिन्ड था। ओके। एंड जैसे वो भी एक्ट्रेस हैं और मतलब एक्ट्रेस, डायरेक्टर, एंड जुड़ी रही हैं थिएटर से फिल्मों से, तो आप जब अब बात करते हैं, आप दोनों की क्या डिस्कशन होती है? मतलब काम के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होती है? व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू शेयर? एब्सोल्युटली, मतलब कोई मैं चीज़ जो कर रहा हूँ या वो जो कर रही हैं, हमारी उसके बारे में बातचीत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हम वो वाला कपल नहीं है जो कि वो कर रही है मुझे पता ही नहीं क्या है, बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है। इनफैक्ट वो बहुत टाइम से एक्टिंग नहीं कर रही हैं, थिएटर कर रही हैं। मैं उनको बोलता रहता हूँ कि भाई फिल्मों में भी करो काम, बिकॉज अब बहुत अच्छा काम हो रहा है। आई थिंक उनका ऐसा कहना है कि जिस दौर में वो फिल्मों में आई थी, वो दौर भी फिल्मों का अलग था, और शायद 2-3 फिल्मों के बाद जिस तरह का काम उनको ऑफर हो रहा था उस वक्त उनको वो नहीं जम रहा था। एंड देन शी एंड हर मदर हैज़ हर ओन थिएटर कंपनी, जो कि एक बहुत रेप्यूटेड, एकजुट थिएटर कंपनी जो है, बहुत रेप्यूटेड है, बहुत नाम है उसका। और नादिरा जी, उनकी मदर, खुद बहुत प्लेस करती रहती हैं। तो वो उसमें फिर डाइवर्ट हो गई, उसने अपना टाइम वहाँ स्पेंड किया। एंड कुछ 10 years बैक शी स्टार्टेड दिस वर्किंग विद चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 12, 6 to 12। एक होता है ना, कई बार आप कुछ चीज़ें आप करना शुरू करते हैं और फिर आपकी वो एक, आपको लगता है नहीं यार, दिस इज आई एम एंजॉइंग एंड पीपल आर ऑल्सो लाइकिंग इट। सो पिछले 9-10 साल से वो हर साल समर वेकेशन में 9 वर्कशॉप्स करती हैं पूरे बॉम्बे सिटी में, जहाँ ऑलमोस्ट हर साल 300 से 400 बच्चों के साथ वो काम करती हैं। एंड इट इज़ नॉट अबाउट ट्रेनिंग देम इन टू बिकम एन एक्टर। बच्चे हैं वो, उनको बस वो 2 घंटे रोज़ मस्ती करने आते हैं, गेम्स खेलते हैं, थिएटर गेम्स खेलते हैं। थिएटर के ज़रिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफ क्या होती है, अगर जिसको वो इम्बाइब कर सकें अपनी नॉर्मल रूटीन में भी, अपने काम में, अपने स्कूल में। फिर कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद चुप रहते हैं, कम बोलते हैं शायद, तो उनको वो मतलब बहुत सारे पेरेंट्स आके जूही से ही बोलते हैं कि मेरा बच्चा आज क्लास में खड़ा होकर बोलता है सिर्फ आपकी वजह से। एंड शी इज़ वेरी सेंसिटिव वर्किंग, इट्स अ वेरी सेंसिटिव जॉब ऑल्सो, यू नो, डीलिंग विद किड्स। सो आई थिंक उनको कहीं ना कहीं वो फाइंडिंग एक मिली,
और एंड देन वी ऑल्सो हैड अ किड, तो वो भी अभी बड़ा हो रहा है, वो 7 साल का होने वाला है अभी, तो फिर उनको ये भी लगा कि अगर मैं अभी फिल्मों में काम करने लगूंगी तो मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। ये जो काम था ये कंट्रोल में था कि आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, सो यू कैन गिव टाइम टू होम, टू योर चाइल्ड ऑल्सो एंड टू योर फैमिली। तो अब वो 7 साल का हो गया है। लास्ट ईयर शी डिड वन फिल्म कॉल्ड अय्यारी। हाँ, तो अब मैं उनसे कहता हूँ, मैंने कहा कर लिया करो यार अब थोड़ा कुछ काम। सो नाउ शी इज काइंड ऑफ ओपन टू वर्क नाउ, व्हाटएवर गुड कम्स हर वे। a lot of good is happening. Yeah, a lot of variety of work is happening। और वो अब एक अच्छा दौर भी है कि जहाँ उनको भी अच्छे रोल्स ऑफर हो रहे हैं। सिर्फ अब उसको ये देखना है कि वो what she wants to do, and उनके लिए ये कि ना being a wife, being a mother, हमेशा I always give them credit, क्योंकि हम शायद काम करते वक्त हमें लगता है कि हम प्रोवाइडर हैं फैमिली के, मेल मेंबर को लगता है ना, तो हम ये नहीं सोचते कि मैं 20 दिन के लिए आउटडोर जा रहा हूँ या मैं 1 महीने के लिए घर पे नहीं हूँ। इफ़ शी हैज़ टू गो आउट एज एन एक्टर फॉर 1 मंथ, वो शायद पहली दौर में मना कर देंगे, नहीं भाई कोई 10-12 दिन वाला काम हो तो मुझे दीजिए, मुझे 25 दिन मैं आई कांट लीव माई चाइल्ड अलोन। अब मैं शायद ये नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरे लिए, और एक वाइफ भी नहीं सोचती, वो सोचती है हस्बैंड का तो काम है, जाना है। सो आई थिंक शी विल डेफिनेटली चूज वर्क जो शायद उसको इतने दिनों के लिए बाहर ना रखे घर से, बट येस शी इज ओपन टू वर्क नाउ। एंड जैसे कि आपने नादिरा जी की बात की, शी इज़ लाइक सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मतलब वो कब से, मतलब 80s आई थिंक कि वो काम कर रही हैं और लगातार। तो उनके बारे में क्या सबसे अच्छी चीज़ आपको लगती है, एडमायर करते हैं आप? मुझे लगता है कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कई बार वक्त बहुत किल कर देता हूँ ऐसी, मैं शायद उसमें एक किताब पढ़ सकता था, बट ठीक है, हर आदमी अपने थे। लेकिन उनके साथ ये चीज़ है कि वो अपने हर मिनट को ना यूज़ कर लेती हैं। शी रीड्स अ लॉट, वॉचेज अ लॉट। अभी अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी पिछले, लेकिन उनको रेस्ट था घर पे, तो कोई रिहर्सल्स नहीं थी, कुछ नहीं, इतनी फिल्में देखी उन्होंने बैठ के नेटफ्लिक्स पे और इस पे। सो आई लाइक दिस थिंग अबाउट हर कि वो अपने वक्त का ना कुछ क्रिएटिव इस्तेमाल कर लेती हैं। ये नहीं कि बस हाँ ठीक है अभी हमारा बेटा भी है, उसको भी वो अच्छा उसके लिए भी वो टाइम डिवाइड कर देंगे कि उसको भेज दो इधर थोड़ी देर के लिए, मैं 2-3 घंटे वो मेरे साथ खेल लेगा। तो वो, और फिर उसके जाने के बाद उनको लगता है चलो अब एक फिल्म देख लेते हैं या फिर एक किताब पढ़ लेते हैं। सो आई थिंक वो एक क्वालिटी उनमें है, बिकॉज शी राइट्स ऑल्सो। उन्होंने काफ़ी अपने प्लेज लिखे हैं, उनके प्लेज पब्लिश्ड भी हैं। इनफैक्ट उनके लिखे प्लेज पे आपने काम भी किया है। जी बिल्कुल, और उनके लिखे हुए प्लेज भी उनके ग्रुप में होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो दूसरों के लिखे हुए प्लेज नहीं करती, बट उनको लिखने का शौक है। मुझे बाद में पता चला आफ्टर आई गॉट मैरिड टू जूही दैट शी हैज़ रिटन डायलॉग्स ऑल्सो फॉर कपल ऑफ फिल्म्स। एंड राज बब्बर जी की बात करें, ऑफ कोर्स टैलेंट ही है फैमिली में इतना ज़्यादा, सो मच टू लर्न। तो व्हेन यू आप जब उनकी वो देखते हैं जर्नी, तो कौन से 3 रोल किरदार आपको याद आते हैं जो आपको बेस्ट लगते हैं उनके फिल्म में? एक तो मेरे सीनियर भी हैं, मेरे सेम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। इनफैक्ट मुझे याद है हम जब पढ़ रहे थे तब मिले भी थे उनसे उस वक्त। सी मुझे उनको, एक तो मैं ये मानता हूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो एक्टर्स हैं वो ज़्यादातर एक्टर किसी ने उनको हीरो नहीं बनने दिया। आई थिंक वो इकलौते एक ऐसे एक्टर हैं जो हम मजाक में कहते थे यार हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ना यार हीरोज़ नहीं निकलता, जो गाने वाने गाता हो, डांस वांस करता हो, या मतलब उस तरीके से तो नहीं, लेकिन एक टिपिकल जो एक हीरो की। तो आई थिंक वो एक इकलौते नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट हैं जिन्होंने एक हीरो वाला काम किया है ना, जो हीरो होता है पोस्टर पे और गाने भी गाता है और लिपसिंग भी करता है, हीरोइन के साथ रोमांस भी करता है। तो ये तो डेफिनेटली है। बट रोल जहाँ तक कहूँ, मुझे अगर सिर्फ 3 पिकअप करने हैं तो जो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ऑब्वियसली इंसाफ का तराजू तो आप यू कांट इग्नोर दैट फिल्म एट ऑल। वन वुड बी दैट, द सेकेंड वुड बी एतबार, डिम्पल कपाड़िया, सुरेश ओबरॉय एंड मिस्टर राज बब्बर। ये फिल्म थी शायद मुकुल आनंद साहब की, जिन्होंने बाद में कई सारी फिल्में बनाई हैं उन्होंने, अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में बनाई हैं। एतबार वॉज अ मर्डर मिस्ट्री काइंड ऑफ अ थिंग, बट ही वॉज सो गुड इन दैट। मतलब ही वॉज प्लेइंग द नेगेटिव कैरेक्टर। उस फिल्म में गाना भी बहुत हिट था, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। ओह यस। तो मुझे याद है मैं जब उनकी फिल्म देखी थी, जब उनको जानते नहीं थे, मतलब एज एन एक्टर ही जानते थे, ही यूज्ड टू हैव दैट वेरी शार्प मुस्टैच इन दैट कैरेक्टर। और वो इस गाने के दौरान ही उनके 2 शॉट्स थे जिसमें वो स्टिक लेकर वॉक करते हैं, एंड यू नो मेनेसिंग लुक था। सो ही हैज़ दैट क्वालिटी इन हिम एज एन एक्टर कि ही कैन लुक वेरी सॉफ्ट ऑल्सो, वेरी वल्नरेबल ऑल्सो, एंड एट द वेरी डेंजरस ऑल्सो।
और तीसरी उनकी फिल्म जो मुझे थी जिसमें वो बिल्कुल एक सिंपल से आदमी का रोल कर रहे थे, उस फिल्म का नाम था आज की आवाज़, ऐसा ही शायद, आई एम नॉट रॉन्ग। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ फिल्म के नाम से और उससे, एक का नाम आवाज़ था और एक का नाम शायद आज की आवाज़ था, मैं भूल रहा हूँ। दोनों फिल्में अलग अलग थी। एक फिल्म में वो किरदार था कि वो उस पर बेस्ड थी, जिसे कहते हैं ना आई विटनेस जो होते हैं, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम पे, कि मान लीजिए आपने कल को कहीं सड़क पे मर्डर होते हुए देख लिया एंड यू नो द किलर, और आपने पुलिस को जाकर बताया, अब आपकी जान को खतरा है क्योंकि जो जिस बंदे ने किया है वो आपके पीछे पड़ा हुआ है कि भैया ये तो गवाही दे देगा। तो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम एक गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि जो विटनेस, ताकि विटनेस को ये हिम्मत आए कि नहीं तो लोग डर जाते हैं कि वो एक रोल था। और उसके अंदर एक गाना था जिसके अंदर वो उन्होंने विटनेस किया है लेकिन वो बेचारे डर के भाग रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है। इट वॉज डायरेक्टेड बाय मिस्टर रवि टंडन, मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, रवीना टंडन के फादर जो हैं उन्होंने डायरेक्ट की थी फिल्म वो। बट बहुत ही, एक तरफ आप उनको देखते हो एक फिरोशियस हार्डकोर नेगेटिव रोल जो इंसाफ का तराजू या एतबार में जो आदमी कुछ भी कर सकता है जिससे आपको डर लगे, और वहीं एक आदमी है जिसने बेचारे ने एक गवाही दी है कि साहब ये हाँ मैं पहचानता हूँ इसने मर्डर किया है, अब वो अपनी जान बचा के भाग रहा है, पुलिस उसको प्रोटेक्शन दे रही है लेकिन एक शहर से दूसरे शहर भगा रही है। तो ये वैरायटी आपको बहुत, उसका नाम चेंज कर देते हैं कि वो बेचारे ने अपना नाम चेंज कर लिया वहां जाके उस शहर में। उसके अंदर एक गाना था, जीना है तो जीना है अपने नाम से जीना है, ए दिल हमने सोच लिया, क्योंकि एक पॉइंट के बाद वो डिसाइड करता है कि भाग लिया यार, मैंने क्या गलती की है, सिर्फ एक विटनेस दिया है मैंने और मैं डर डर के भाग रहा हूँ अपनी, मेरे को ये डर वाली जिंदगी नहीं जीनी है। दैट वाज एब्सोल्युटली ऑपोजिट ऑफ इंसाफ का तराजू और एतबार। तो मुझे लगता है आई थिंक उनके फेस एज एन एक्टर, उनके अपीयरेंस में वो बात है कि ही कैन बी ऑन बोथ द साइड्स। एंड जैसे सी हॉक्स की हम लोगों ने बात करी थी, तो अगर वहाँ से मेरे को एकदम से याद आया कि मैंने आर माधवन के बारे में तो आपसे पूछा ही नहीं कि आर माधवन एंड मनोज पावा, उनके दोनों के साथ भी काम किया, तो उनके साथ अभी भी बातचीत में है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत, मतलब ऐसा नहीं है। पावा जी या उनकी वाइफ जो है सीमा जी, मैं 3 साल एक ऐसे घर में रहता था जिसमें वो ग्राउंड फ्लोर पे थे और मैं 3rd फ्लोर पे था। अच्छा। मुझे एक बड़ा किस्सा याद है, इंटरेस्टिंग किस्सा पावा जी के साथ मुझे याद है। काम तो हम साथ में करते ही थे। तो मैं तब अकेला रहता था, किराए का मकान था, सी हॉक्स कर ही रहा था, तब नया नया काम शुरू किया था बॉम्बे में। तो ग्राउंड फ्लोर पे मनोज पावा रहते थे और 3rd फ्लोर पे मैं था। तो एक दिन मैंने पहले थोड़े पैसे कमाने शुरू किए थे, तो अब लगा कि यार अब एक गाड़ी खरीदी जाए, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि नई गाड़ी खरीदी जाए। तो ओम जी के साथ मैं शूट भी कर रहा था सी हॉक्स, तो मैंने उनसे कहा सर मैं गाड़ी खरीदने की सोच रहा हूँ। पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे घर खरीदो पहले, गाड़ी नहीं। मैंने कहा सर इतने पैसे नहीं है कि मैं घर खरीद लूँ, गाड़ी के पैसे हैं और वो भी सेकेंड हैंड के। तो फिर उन्होंने कहा मेरे पास एक मारुति 800 है, तब मारुति 800 भी बहुत चलती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 96, 97 के आसपास। मैंने कहा ठीक है सर मैं देख लेता हूँ। उन्होंने कहा वो मेरी वाइफ की गाड़ी है, वो यूज़ करती है, लेकिन हम उसको बेचने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो मैं गाड़ी लेके आ गया। तो गाड़ी लेके मैं आया, मैंने एक मैकेनिक को, उन्होंने कहा तुम ले जाओ, तुम मैकेनिक को दिखा देना और फिर देख लो जो भी प्राइस ठीक लगता है, क्या है काम, वो बात कर लेंगे। ऑब्वियसली ही इज़ समबडी हु डजंट वांट टू गेट इनटू कि मनी क्या है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक मैकेनिक को दिखाया, उसने कहा कि मैं आज तो नहीं देख पाऊँगा, मैं कल सुबह देखूँगा। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा सर वो आज नहीं हो पा रहा है तो वो कल है, तो मैं क्या करूँ, गाड़ी मतलब मैं मेरे पास है अभी, मैं अपनी बिल्डिंग में पार्क कर दूँ या आपके यहाँ छोड़ के जाऊँ? तो ओम जी ने कहा नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं है, तुम सुबह ले जाओ अपने मैकेनिक को। मैंने कहा वो घर आ जाएगा सर मेरे मैकेनिक, वो देख के चला जाएगा, फिर मैं गाड़ी, हाँ हाँ नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब गाड़ी जो थी बिल्डिंग में मैंने पार्क कर दी। रात को 9, साढ़े 9 बजे होंगे, दरवाजे पे नॉक होता है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो आगे मनोज पावा खड़े थे। तो मैंने कहा अरे बाबा जी कैसे आ, क्या हुआ? अब मुझे लगा पड़ोसी हैं, किसी काम से आए होंगे। थोड़ा सा साइड में हटे तो पीछे ओम जी, अरे भाई मैं अंदर आ जाऊँ ओम जी ने। मैंने कहा आइए सर। तो मैं भी शौक था, कह रहे ये रात को 9 बजे क्या करने आए हैं यहाँ पे? तो मैंने कहा सर आपको मेरा घर कैसे पता चला? सर मैं तो यहाँ आया हुआ, उसी बिल्डिंग में एक और एक्टर हैं जिनको आप जानती भी होंगी, पवन मल्होत्रा। अच्छा। तो पवन जी के घर पे वो ऐसे ही आए हुए थे, वो उनके अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो शायद उनको, उनकी वाइफ ने उनको बोला कि यार तुम गाड़ी मतलब तुमने दे कैसे दी, मुझे कल सुबह यूज़ करनी है या ये है वो है, तुमने रात को मतलब कल दोबारा भिजवा देते तुम, मुझे कब सुबह काम पे जाना है, ये करना है वो करना है। तो अब वो आए होंगे वहाँ पे। तो मैंने कहा सर कैसे आया आपको घर? कहते हैं नहीं यार मैं तो ना पवन के यहाँ आया था,
मुझे ये पता था तू इसी बिल्डिंग में रहता है, तो मैं ढूंढते ढूंढते आ रहा था ऐसे ही, नीचे मनोज पावा दिख गए, तो मैंने उससे पूछा यार, अच्छा पहले उन्होंने क्या किया, पहले वॉचमैन से जाके पूछा ये जिसकी गाड़ी है उसका मालिक कौन है उन्हीं की गाड़ी है वो। अब वॉचमैन बेचारे को क्या पता एक दिन के लिए गाड़ी है। फिर उनको पावा जी दिख गए, तो उन्होंने पूछा यार अनूप सोनी कहाँ रहते, उन्होंने कहा सर मैं लेके चलता हूँ आपको, चलिए ऊपर। तो फिर मनोज जी उनको लेके आए। फिर उन्होंने मुझसे कहा यार वो गाड़ी है ना, तू आज ही रात को ड्रॉप कर दे, मेरी बीवी को सुबह काम है। तो ये है, तो मनोज जी के साथ डेफिनेटली रेगुलर टच में है, ऐसा नहीं है। माधवन के साथ भी एब्सोल्युटली मिलना जुलना होता है, और आज के ज़माने में तो ये व्हाट्सएप ने काफ़ी आसान कर दिया है कि आप टच में रह पाते हो। सो मैडी और मैंने बहुत सारे काम साथ में किए, सिर्फ सी हॉक्स नहीं, हमने एक शो किया था साया जिसमें हम दोनों साथ थे। एक और शो था, मैं नाम भूल रहा हूँ, हमने 3 चीज़ें साथ में की हैं, तीनों कुछ अलग अलग ही रोल थे, मैं अभी तीसरे का नाम भूल गया हूँ, बट वी हैड डन लॉट ऑफ वर्क टुगेदर। मतलब वो जैसे एक्टर वो पहले थे वो भी वैसे ही हैं? हाँ बिल्कुल। सी देखिए क्या होता है जब आप एक अलग अलग मकाम, मिलना जुलना फिजिकली उतना नहीं रह पाता है, क्योंकि आप सब अपने, एक तो शादी, बच्चे, फिर काम, और वो फिर एक लंबे चंक के लिए ही वेंट टू साउथ, और तो उस दौरान फिजिकली मिलना जुलना कम हो गया। लेकिन वो जब कभी बॉम्बे आता था अपने किसी हिंदी फिल्म के शूट के लिए, तब किसी दिन वो फ्री हुआ तो मिल लिया आके। अब नाउ ही इज़ फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स ही इज़ इन बॉम्बे, तो मुलाकात ज़्यादा हो जाती है। बढ़िया बढ़िया। एंड जैसे आपने कहा है कि एक्टर बनने का ये बहुत अच्छा समय है, मतलब यू कोटेड, व्हाई डू यू से दैट? अब क्या चेंजेस आए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्टर बनने का है, अगर आप एक्टर हैं और आपको लगता है कि आप अच्छे एक्टर हैं, इफ़ यू नो कि मैं इस काम को जानता हूँ, तो ये वक्त इसलिए अच्छा है बिकॉज बहुत सारा वैरायटी ऑफ वर्क हो रहा है, जहाँ पे राइटर्स की सोच, बनाने वालों की सोच अब लिमिटेड नहीं है, दे आर ऑल्सो ब्रॉडनिंग देयर इमेज। सो जब वो अपनी कंटेंट का दायरा बढ़ा रहे हैं ना, उसी दायरे में एक्टर्स को भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ रोल्स करने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक मराठी फिल्म की है, हाँ, और काफ़ी बड़े लेवल पे वो अच्छी, इट्स अ बिग कमर्शियल फिल्म, और मराठी में जिस तरह से देखा जाए तो वो मराठी की बिग बजटेड फिल्म है। आई एम प्लेइंग द मेन विलन इन दैट, बट इट्स अ ह्यूज कैरेक्टर, लार्जर देन लाइफ वाला, जो मोगेम्बो खुश हुआ वाला कैरेक्टर है वो, अच्छा वैसा वाला किरदार है। तो उसको करने में बिल्कुल अलग मजा आया मुझे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट समबडी डिडंट हेजिटेट टू कास्ट मी। यार इसकी तो इमेज वैसी है, ये कैसा लगेगा, इसके तो इमेज बड़ी गुड मैन वाली इमेज है, ये नेगेटिव में, बट ही जस्ट सेड दैट कि आई वांट यू सर, एंड आई आल्सो लव्ड इट बिकॉज जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स प्ले किए थे, हिस्टोरिकल, ये हिस्टोरिकल फिल्म है, अच्छा, तो मुझे बहुत मज़ा आया वो स्पीच, उस तरह का डायलॉग बोलने में, और पूरा जो गेटअप था उस किरदार का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी पीपल आर नॉट हेजिटेंट इन टेकिंग अ चांस विद एन Experiment अगर उनको करने के लगता है लिए ये एक्टर अच्छा है तो चलो नहीं इसको ट्राई करते हैं, लोगों को कुछ और, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये टाइम अच्छा है एक्टर्स के लिए। बढ़िया है। अच्छा, अभी जैसे अब आपने बोला कि ये कि इमेज है ना, तो आपको ऐसा लगता है, मतलब मैं जानना चाहती हूँ व्हाट डू हैव टू से अबाउट दिस, क्योंकि आपने कॉमेडी भी करी है, आपने कॉमेडी सर्कस में भी काम किया है, तो ये वाली इमेज ज्यादा हावी क्यों हो गई? सीरियस बॉय, क्या होता है कि जो चीज़ पॉपुलर हो जाती है ना, वो ज़्यादा हावी हो जाती है, ऐसा हमेशा होता है। अगर मेरा कोई कॉमेडी शो या मेरा कोई कॉमेडी वाला काम बहुत पॉपुलर हो गया होता तो शायद वो इमेज भी बनी रहती। या अब जैसे मुझे अगर कोई काम ऑफर होगा तो मैं कॉमेडी के लिए बिल्कुल ना नहीं करूँगा, मुझे अगर अच्छा कोई सब्जेक्ट ऑफर होगा तो आई विल 100% डू इट, वेदर इट्स अ वेब सीरीज और अ मूवी और एनीथिंग, आई विल डेफिनेटली डू इट। वैसे आप हो कैसे जीवन में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्लेयर तो लोगों ने देखा ही नहीं अभी मेरा। मुझे बहुत मज़ा आता है कॉमेडी करने में। और अब जैसे मैंने एक शो किया था पूरा लीड रोल में, लेकिन वो एक ऐसे चैनल पे आया था जो चैनल उतना ज़्यादा लोग कि उसकी विजिबिलिटी उतनी नहीं थी, तो इसलिए वो नहीं पता चला। इनफैक्ट उसमें मैं एकदम लीड कैरेक्टर था। अच्छा, कौन सा शो था वो? इसका नाम था जी सर जी। उसमें गैग्स होते थे कि हर एपिसोड में बॉस होता है एक, और बॉस की जो इमेज है ना वो एक जनरल इमेज है हर प्रोफेशन में। तो हर एपिसोड एक पर्टिकुलर प्रोफेशन पे बेस्ड था, जैसे पुलिस वाले हैं, कॉर्पोरेट हाउस है, या कोई एक सरकारी नौकरी है, वहाँ का बाबू कैसे बॉस है। तो मैं हर एपिसोड में मैं बॉस बनता था। तो किसी में मैं पुलिस डिपार्टमेंट में बॉस था, किसी में कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं बॉस था, कहीं पे मैं किसी सरकारी दफ्तर में बॉस हूँ, कि उसका एक स्टाइल क्या है। तो मुझे इतना मज़ा आया उसको करने में, अलग अलग गेटअप्स करता। तो वहाँ एक्सपेरिमेंट बहुत होता है, चाहे मैं काम करता हूँ, थोड़ी फ़नी मूछ लगा लेता हूँ, या ऐसा कुछ करता हूँ, या सरकारी बाबू कैसा होता है।
लेकिन वो प्रोग्राम उतना चला नहीं, लोगों ने देखा नहीं, और उस चैनल को भी लोग इतनी विजिबिलिटी नहीं थी, बहुत मेन स्ट्रीम चैनल नहीं था, तो नहीं पता चल पाया। लेकिन जब कोई मैं ऐसा काम करूँगा कॉमेडी में जो मेन स्ट्रीम में होगा, तो आई एम श्योर वो मिस नहीं होगा। Keep watching London Top. Thank you so much. थैंक यू पासना।